हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में बोला जा रहा है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या। एक मिनट। बोला जा रहा है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किया गया है। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार और भाग 2 में है नागरिकता। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 1 में क्या है? तो संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, मतलब भारत के राज्य एवं उसके क्षेत्र की चर्चा किया गया है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हम लोगों के संविधान में, मतलब भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में 12 है, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थे, लेकिन अभी बढ़ करके 12 हो गया है। तो इसमें वर्तमान में पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 12, लेकिन यही अगर मूल संविधान में बात करते तो हो जाएगा 8। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में है संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? देखिए, बोला गया संविधान सभा द्वारा, तो इसका मतलब क्या हो गया? मूल संविधान में, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। और अभी क्या हो गया है? अभी 12 हो गया है। इसमें बोला गया संविधान सभा द्वारा, मतलब मूल संविधान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अब देखिए, वही बात आ रहा है संविधान सभा द्वारा पारित, मतलब मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? तो मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8 हो जाएगा इसका सही आंसर, लेकिन अगर वर्तमान में बात करेंगे तो हो जाएगा 12। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची को हम लोग प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़े हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं को जोड़ा गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अब देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा बोला जा रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें बोला गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची को। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है
भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में संघ, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का बोला जा रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आप लोगों को पता होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषाओं के साथ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है दल बदल कानून। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दल बदल कानून, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दल बदल कानून। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा पारित बोला जा रहा है, मतलब मूल संविधान में। तो मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 थी, जो कि अभी भी 395 ही है, और अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 हो गया है। तो इसमें बोला गया है संविधान सभा द्वारा, मतलब मूल संविधान में। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद यहाँ पे टाइपिंग एरर है, अनुच्छेद छूट गया है। इसमें बोला जा रहा है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद मूल संविधान में भी 395 था और अभी भी 395 ही है, अभी बढ़ा है, लेकिन इसी के क ख इस तरह करके लिखा गया है। हमारे संविधान में अभी भी सबसे अंतिम अनुच्छेद 395 ही है, और अनुसूचियाँ पहले 8 हुआ करते थे मूल संविधान में, जो कि वर्तमान में 12 हो चुका है। तो वर्तमान में बोला गया तो हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 धाराएं हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगले प्रश्न में है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम गैस सहायक हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है वो हीलियम में बदलते जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो देखिए जैसे यहाँ पर सूर्य है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो भी ग्रह आते हैं उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है।
मतलब पहले नंबर पे बुध आते हैं, दूसरे नंबर पे शुक्र आते हैं और इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो देखिए सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है इसके परिक्रमण काल अवधि भी बढ़ते जाता है। तो देखिए सबसे पहले कौन आते हैं, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पहले नंबर पे कौन आते हैं, बुध। तो सबसे जल्दी कौन चक्कर लगाएंगे, मतलब परिक्रमण काल सबसे कम किसका होगा, बुध का होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है बुध। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बुध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। इसमें बोला गया है अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी को हम लोग बोलेंगे अपसौर, लेकिन यही अगर न्यूनतम दूरी रहता तो फिर हम बोलते उपसौर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। अब देखिए न्यूनतम दूरी इसमें बोला जा रहा है, अधिकतम दूरी क्या होता था, अपसौर, लेकिन न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, उपसौर बोलेंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है उपसौर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उपसौर। इसका सही आंसर हो जाएगा उपसौर, क्योंकि अधिकतम दूरी को हम लोग सूर्य से अधिकतम दूरी को हम लोग बोलते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। इसमें न्यूनतम बोला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसौर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच जो भी डिस्टेंस है उसी को औसत को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो डिस्टेंस हैं उसी के औसत को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसी को हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह इसी को कहते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है शुक्र ग्रह। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है शुक्र ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, मतलब इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और मॉर्निंग स्टार की बात करेंगे, मतलब सुबह का तारा या फिर शाम का तारा, दोनों शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है संताप मंडल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है संताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संताप मंडल। ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल हैं। तो पृथ्वी के सबसे करीब क्षोभ मंडल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य के सबसे समीपतम मतलब सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इस तरह करके आता है। तो पहले नंबर पे कौन है, बुध है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित होता है। इसका सही आंसर होगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच, मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं तो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है, और इसमें बोला गया है अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? तो अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पावर में 8 है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है कि अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? देखिए ये क्या है, ये है आवर्त, इसको हम लोग आवर्त करते हैं, और ये है वर्ग। इसमें बोला गया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। इसमें बोला गया आवर्त, तो आवर्त हो जाएगा 7। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह हैं। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे अंतिम में वरुण ग्रह आते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट में कौन आते हैं? वरुण ग्रह आते हैं। इसमें बोला गया सबसे दूर स्थित, सबसे दूर कौन है? वरुण ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। मतलब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन? तो वरुण ग्रह हो जाएगा। और सबसे नज़दीकी कौन हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, और ये दूसरे नंबर पे आती है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये संरक्षी होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 ओम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान कितने अध्याय मतलब भाग में विभाजित किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान में भाग की संख्या 22 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग किसके संविधान से लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो
इसमें बोला गया पंचायती राज, तो पंचायती राज हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज की चर्चा किया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब देखिए नगर पालिका आ गया, तो नगर पालिका में हो जाएगा भाग 9 का ए या फिर भाग 9 का क भी बोल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए। इसमें नगर पालिका बोला गया है इसलिए हो जाएगा भाग 9 का ए। लेकिन यही अगर यदि हम लोग पंचायती राज की बात करते तब हो जाता भाग 9, लेकिन इसमें नगर पालिका भाग 9 का ए में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। अगले प्रश्न में है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और यही अगर 1924 की बात होता तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग किए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। इसमें बोला गया 1922 ईस्वी में, तो 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने किए थे और उसमें बोले थे उन्होंने कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, क्योंकि 1924 में संविधान सभा की मांग किसने किए थे, तो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। और यही अगर 1922 में बात करेंगे तो 1922 में हो जाएगा महात्मा गांधी। इसमें बोला गया 1924 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा और 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसमें बोला गया है 1895 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है बाल गंगाधर तिलक, तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन यही अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तब वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें बोला गया अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोग किसके संविधान से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन की, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 नियम होता है। उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये चांदी होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है चांदी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है चांदी, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। कि उदग्र स्तंभ, ये है उदग्र स्तंभ और इसकी संख्या 18 होती है और इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और ये क्या है, ये क्षैतिज कतार, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं और इसकी संख्या 7 होती है। इसमें बोला गया आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं,
वर्ग कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग। लेकिन यही अगर क्षैतिज कतार बोलता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है पीतल है, तो पीतल क्या है आप लोगों को पता होगा, पीतल मिश्र धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में फिर से नए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।